गुड इवनिंग गाइस। तो अब हम लोग जो आगे अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने बेसिक फंक्शन तो देख लिए थे। अब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखना है वो सीखना है इसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हमारा मेन टारगेट क्या है? अब हमें सीखना है इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोगों की जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है रियल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट होती है, वो हमें सीखना क्या है? इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका इंटीग्रेशन करना, और उसमें क्या रिलेटेड प्रोसेस है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया था? हम लोगों ने ये देख लिया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब यदि हम लोग इस जेड के यदि फंक्शन बनाएं, यानी कोई W इस तरीके से डिफाइन करें कि ये फंक्शन ऑफ जेड है, यानी ये फंक्शन ऑफ यदि जेड मैं लिख रहा हूं, यदि मान लीजिए मैंने कहा कि ये जेड स्क्वायर, मेरा W कोई ऐसा फंक्शन है जो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या है? ठीक है, तो यदि मैंने कहा कि W मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, मैंने कह दिया मान लीजिए जेड स्क्वायर है, तो जरा चेक करिए, यदि जेड स्क्वायर है तो जेड है क्या? एक्स प्लस आई वाई, यानी x प्लस आई वाई का स्क्वायर। यदि मैं इसे ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2i(xy), यानी यहां से देखिए ये तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर तो -1 और ये वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy). तो जरा देखिए यहाँ पे दो पार्ट मिलते हैं, एक तो ये मिल गया मेरा, मान लीजिए इसे u(xy) कह रहा हूं, दूसरा i, इसे मैं कह सकता हूं bxy। यानी यदि मैं कह रहा हूं कि w मेरा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है किसी जेड स्क्वायर का, तो ये दो पार्ट रखेगा, एक तो इसके पास एक रियल पार्ट होगा, दूसरा होगा इसके पास एक इसका इमेजिनरी पार्ट। क्या होगा? दूसरा होगा इसके पास अपना एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और रियल पार्ट भी फंक्शन ऑफ xy होगा और इमेजिनरी पार्ट भी फंक्शन ऑफ xy होगा। क्लियर? यानी मैं क्या कह रहा था कि हम लोगों ने अभी तक जो देखा, हमने क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में आता है, इसके बेसिक जोड़ना घटाना ये हम लोगों ने देख लिए थे। अब हमें क्या सीखना है? डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे अब क्या चाहिए होगा? ये निश्चित तौर पे एक फंक्शन के रूप में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि W मेरा क्या है? एक फंक्शन है किसका? जेड का, जेड स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर? और जेड में क्या रख देंगे आप? एक्स प्लस आई वाई रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का जब ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई दिया कि कोई भी यदि मैं कह रहा हूं कि WFZ का फंक्शन है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, तो निश्चित तौर पर उसमें दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये क्या होंगे? दोनों ही XY के फंक्शन होते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं कि W मेरा क्या है? W फंक्शन है F है किसका? UV का। W किसका फंक्शन है? मैं कह सकता हूं UV का फंक्शन है, या कह सकता हूं W किसका फंक्शन है? FZ का फंक्शन है। क्लियर? ठीक है, इसका और अच्छा वो मिलेगा आपको यदि मान लीजिए एक न्यूमेरिकल से के थ्रू देख लेता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि Z बराबर, एक एग्जांपल, तो Z बराबर x प्लस आई वाई, Z बराबर x प्लस आई वाई, और W बराबर 1 प्लस आई जेड अपॉन जेड आई। W बराबर 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई। ये क्या दे रखा है? क्या ये कह रहा है W एक फंक्शन है मेरा, किसका है? जेड का है, और उसने क्या बता दिया कि ये मेरा इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या दे रखा है? R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि यदि ऐसा है कि ये 1 है, तो ये मेरा जो जेड है ये क्या है? प्योरली रियल होगा। ये बताने को, ये हमें प्रूव करना है। क्या बताना है? कि जेड प्योरली रियल होगा। क्या कह रहा है? जेड एक एक्स प्लस वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। W क्या है? जो फंक्शन है जेड का, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई। ठीक है, और उसने दे रखा है कि इसका जो मॉड होगा या इसका मैग्नीट्यूड होगा वो 1 है।
तो कह रहा है यदि ऐसा है तो z प्योरली रियल होगा, ये प्रूव करना है, यानी मुझे बताना है कि क्या y बराबर 0 होगा, इसमें ये साबित करना है। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि यदि ये मुझे गिवन कंडीशन है तो मैंने कहा 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, इसका मॉड ले, हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है, यानी 1 माइनस आई जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड माइनस आई लिख सकते हैं। ठीक, जेड 1 माइनस आई जेड की वैल्यू रख दीजिए एक्स प्लस आई वाई, ठीक, और जेड एक्स प्लस आई वाई और माइनस आई। ठीक है, इसे जरा ओपन करिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये आई एक्स और ये माइनस आई स्क्वायर वाई। ठीक है, इधर x प्लस, ठीक है, आई यहां से कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1। क्लियर, इधर क्या हो गया 1 माइनस आई एक्स और ये आई स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस माइनस 1 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये y। ठीक है, क्लियर, यानी x प्लस आई वाई माइनस 1, ये मुझे कंडीशन मिल रही है। यानी जरा गौर से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स। अब यदि ये मेरा क्या है, इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें ये रियल है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका मॉड आप ओपन कर सकते हैं। अब तो क्या हो जाएगा मॉड सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट में दोनों तरफ रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 1 से ये 1 गया, यानी यहां से आ जाएगा 4y इक्वल टू 0, या यहां से पता चल जाएगा y इक्वल टू 0। यदि y इक्वल टू 0 है तो निश्चित तौर पे z कैसा है, z मेरा प्योरली रियल है। कैसा है, z प्योरली रियल है। इस तरीके से मतलब ओवरऑल इस एग्जाम्पल को दिखाने का मेरा सीधा मकसद क्या था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि किस तरीके से w को z का फंक्शन बनाया जा सकता है, और z का जब फंक्शन z की आप वैल्यू रखते हैं तो वो दो पार्ट में हमेशा ब्रेक होके आएगी, एक रियल और एक इमेजिनरी फंक्शन में। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि ठीक, और एक चीज और देख लेते हैं, आई पे भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको, और जैसे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n कह रहा है, n की लीस्ट वैल्यू बताइए, n की लीस्ट वैल्यू बताइए, लीस्ट वैल्यू सो दैट ये जो मेरा फंक्शन है x, ये क्या हो जाए x इज रियल हो जाए। ठीक है, तो यहां पे ऐसा करते हैं तो देख लीजिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, तो मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे, ये इसका मॉडुलस। ठीक है, तो ए 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे क्या आ जाएगा 1 आई स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस 1। ठीक, यहां से और क्लियर, और यहां से देखते जाएं तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1, यानी सिंपली यहां पे आएगा 2i अपॉन 2, यानी ये और ये n। यानी सिंपली यदि गौर से देखिए, यदि मॉडुलस में यदि आई आ रहा है इस तरीके से, यदि मेरे पास एक फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन ही है, क्लियर, तो इसकी यदि मुझे क्या चाहिए, एक रियल वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये i की पावर n आ रहा है। क्या आ रहा है, i की पावर n, और i की पावर n आपका कब रियल हो सकता है, i का पावर n आपका रियल हो सकता है इफ n इज मल्टीपल ऑफ 2, n इज मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए, यानी ये आई स्क्वायर हो जाए, या आई की पावर 4 हो जाए, या आई की पावर 6 हो जाए, या आई की पावर 8 हो जाए, तो निश्चित तौर पे ये क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे रियल हो जाए, क्योंकि जैसे ही आई स्क्वायर
करेंगे तो -1, i की पावर 4 करेंगे तो फिर 1, फिर i की पावर -6 तो -1, और फिर करेंगे तो 1। तो ये कैसे आ जाएंगे? रियल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे न्यूमेरिक कभी भी एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। कल हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की थी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, इस पे भी बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मेरे पास है x - 1 का होल क्यूब प्लस a इक्वल टू 0, और उसने कहा कि ये मेरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो इस इक्वेशन के रूट होंगे। तो इस ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे 1 - 2 ओमेगा, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से ऑप्शन, ढेर सारे ऑप्शन दे रखे थे। क्लियर? तो अब मेरा टारगेट क्या है? इसके इस इक्वेशन के रूट गेन करने हैं। तो यदि मुझे इस इक्वेशन के रूट गेन करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा ये सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब कर दीजिए। तो जैसे ही a क्यूब प्लस b क्यूब को फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस b साथ में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या हो जाएगा? 4, और ये माइनस के 2x, और ये माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी x प्लस 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस के 4x, और 4 2 6 1 7 प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक रूट तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी x बराबर -1 तो मुझे मिल जाएगा। ठीक, दूसरी तरफ के रूट देखते हैं इधर। तो ये x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 4 × 7 अपॉन में 2। इसे जरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस यहां से क्या बचेगा? 12, यानी 2√3, और 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं तो ये √3i बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस के 12 आएगा। क्लियर? जरा देखिए, मेरे पास जो दूसरे रूट आ रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? इस फॉर्म में मिल रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ ओमेगा के फॉर्म में देने हैं। ठीक, तो जरा अपने ओमेगा के फॉर्म को याद करिए कि ओमेगा कैसा था, क्या था ओमेगा। यदि वो आपको याद रहा या आप निकाल पाए तो आपको याद रहेगा। तो ओमेगा क्या था? -1/2 प्लस माइनस √3/2i। ये था हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहीं से आए थे। क्लियर? तो जरा चेक करते हैं, मेरे पास क्या है? 2√3i। मुझे इस नंबर से यहां पे पहुंचना है, तो क्या कर रहा हूं? हर जगह मुझे खुद ब खुद दिखाई दे रहा था कि 2 है। हर एक ऑप्शन में क्या था? ओमेगा के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उसमें गौर से देखने को मिल रहा था। तो आप 2 ओमेगा कर दीजिए। जैसे ही 2 ओमेगा करेंगे तो ये प्लस माइनस √3i बन जाएगा। क्लियर? अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक बार प्लस में 2 चाहिए। यदि प्लस में 2 चाहिए इसे, क्लियर? ठीक, यहां पे प्लस में क्या चाहिए? अब 2 चाहिए, तो निश्चित तौर पे यहां पे -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये -1 कर देते हैं। क्लियर? ये -1। क्लियर? तो -1 प्लस 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √3i। क्लियर? तो इसको जरा, जब ये तो क्या हो गया? x बराबर -1 प्लस 2 ओमेगा, कुछ इस तरीके के फॉर्म में आपके आंसर 2 ओमेगा -1 बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके के जो फॉर्मूले होंगे 2 ओमेगा -1 और 2 ओमेगा स्क्वायर -1 और -1, तो ये आपके ऑप्शन इस तरीके से टिक आउट हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां से आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी, आपको वैल्यू क्या कर सकता है? बीच में अलग तरीके से रूट में पहुंचने की कोशिश करा सकता है। तो इसलिए ओमेगा के ये फॉर्म भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये देख लिया कि क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने देख लिया कि क्या है? zx प्लस iy है। ठीक, और फिर हमने कहा कि w क्या है? फंक्शन ऑफ fz है, जो कि हमेशा किस फॉर्म में आता है? uxy प्लस ibxy के फॉर्म में आएगा। ठीक है,
अब जरा किसी भी फंक्शन की बात करते हैं। यदि कोई भी फंक्शन मुझे बना है, ठीक है, और यदि उसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि दो पॉइंट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। और यदि आपको डिफरेंस निकालना है तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो इस तरीके से है। अब जरा निकालिए, मुझे कह रहा है दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालिए। तो क्या ऐसे फंक्शन में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? जहां पे इस पॉइंट पे क्या डिफरेंस आपको मिलेगा, इधर आप डिफरेंस निकाल सकते हैं पूरे रीजन में, इधर भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, पर क्या इस पॉइंट में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? ठीक, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या कि डिफरेंशिएशन में यदि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यदि फंक्शन जंप कर रहा है या वहां पे डिफाइन ही नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉन डिफरेंशिएबल फॉर्म हो जाती है। इसीलिए जब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन से पहले क्या चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात की होगी, फिर कॉन्टिन्यूटी के बाद आपने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की होगी। तो निश्चित तौर पे यदि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो फंक्शन हर एक पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। क्लियर? आपने इस तरीके से देखा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते थे, राइट हैंड लिमिट भी निकालते थे उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, सिंपली दो पॉइंट को पकड़ के डिफरेंस निकालना है। और यदि डिफरेंस निकालना है तो फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूअस तो हो, वहां पे एग्जिस्ट तो करता हो। यदि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप डिफरेंस कहां से निकाल देंगे? ठीक है, तो इस चीज को यहां पे भी ध्यान दिया गया कि भाई यदि कॉन्टिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सारी चीजें यहां पे भी होती हैं। लेकिन यहां पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आई तो यहां पे ज्यादा अच्छा एक टर्म मिला जिसे हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या चीजें, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक तो आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होगा। यदि कॉन्टिन्यूअस होगा तो निश्चित तौर पे वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक, यदि कॉन्टिन्यूअस है तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर? और क्या होना चाहिए, मोस्ट सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एट ऑल पॉइंट। सिंगल वैल्यूड फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स। कैसा होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फंक्शन यहाँ पे क्या था, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यू शो कर रहा था। x की किसी एक वैल्यू के लिए यदि 2 मान लीजिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है। फंक्शन क्या कर रहा है, जंप हो रहा है या एक जगह से दूसरी जगह के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन इस तरीके से गया हो, ऐसे फिर ऐसे, फंक्शन तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यदि वैल्यू कैसी है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन अभी भी डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कैसा, कॉन्टिन्यूअस है। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो निश्चित तौर पे डिफरेंशिएबल है। और यदि डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिकल, उस केस में एनालिटिकल नहीं होगा। फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ पे निश्चित तौर पे कर्व कैसा, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएशन से अलग कहां पे हो जाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि ऑल एनालिटिक फंक्शन, जितने भी एनालिटिक फंक्शन होंगे, एनालिटिक फंक्शन, ऑल एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। मस्ट बी डिफरेंशिएबल। वो हमेशा कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं ये नहीं कह सकते while all differentiable functions may or may not be analytic। क्लियर? तो
जो एक टर्म यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जिस फंक्शन, हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, यहाँ पे दो नंबर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक तो रियल होता है, दूसरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमें एक टर्म, हमें डिफरेंशिएशन से ज्यादा हमें ऐड करने की जरूरत पड़ी कि निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए उस पॉइंट पे, तभी वो एनालिटिक होगा। ठीक, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, लेकिन एनालिटिक नहीं है क्योंकि वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो इस चीज को, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल होना चाहिए यानी डिफरेंशिएबिलिटी। तो यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो निश्चित तौर पे डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी जितने भी आपके अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, जितने आपके EX के फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कहां पे फंक्शन, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, यदि मान लीजिए 1/x का यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो कुछ 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये फंक्शन जब 0 पे आएगा वहां पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही लिमिट टेंड टू x टेंड टू 0 करेंगे, जैसे ही किसी चीज के नीचे 0, जहां पे भी किसी भी वैल्यू पे यदि नीचे 0 आने लगे तो समझ लीजिए वो फंक्शन ने वहां पे अपनी कॉन्टिन्यूटी खोई है, यानी उसने अपनी डिफरेंशिएबिलिटी खो दी है। यानी कहीं पे भी यदि कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो जो चीजें हमारे यहाँ पे 0 कर रही है, यानी x बराबर यदि 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस को आपको ध्यान रखना है, इसी में जाकर के आपकी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। और इसी को कई बार क्या होगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसी को क्या कहते हैं, रिमूवल सिंगुलरिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से उसमें क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं, हटा ली जाती हैं, किस किस तरीके से। ठीक, तो वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी कब ब्रेक होती है, जब हमारे, बस ध्यान रखना है कि अपॉन में यदि 0 की कंडीशन अकर करती है तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो अब एनालिटिक कंडीशन, एनालिटिक फंक्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं आपको पता चल गई। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होगा अपने आप ही यदि कॉन्टिन्यूअस होगा, और कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू ही होनी चाहिए। क्लियर, इतनी बात यदि मैंने कर ली तो अब बात करते हैं कि भाई इस तरीके से कैसे पता चलेगा कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। भाई हमने ये बातें तो कर ली कि भाई ये हमारी स्पेसिबिलिटी होनी चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा जो फंक्शन हमें w बराबर u(x,y) v(x,y) के फॉर्म में गिवन है या z के फॉर्म में गिवन है, वो एनालिटिक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या की गई, दो कंडीशंस आपको, एक तो क्या होना चाहिए कि आपके जो CR कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी del u अपॉन del x इक्वल टू क्या होना चाहिए, del v अपॉन del y, और वहीं del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस के del v अपॉन del x होना चाहिए। यानी यदि आपका फंक्शन, जो फंक्शन आपको गिवन है यहां पर, यदि वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, वो फंक्शन एनालिटिक होगा। ये क्या कहलाती है आपकी नेसेसरी कंडीशन। क्या कहलाती है, नेसेसरी कंडीशन कहलाती है फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए। फंक्शन यदि आपका एनालिटिक होना चाहता है तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन को, यानी कॉची रीमन इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, और del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस के del v अपॉन del x। ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस है। क्लियर, वही एक सफिशिएंट कंडीशन भी क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन सिंपली क्या कहती है कि आपके क्या होने चाहिए, u और v कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। और यदि u और v कैसे कॉन्टिन्यूअस होंगे तो निश्चित तौर पे आपका क्या हो जाएगा, del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x और del v अपॉन del y, ये सब के सब क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और यदि ये एग्जिस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है कि आपके फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, और यदि ये एग्जिस्ट करेंगी तो फिर नेसेसरी कंडीशन
को चेक कर लीजिए कि भाई क्या ये आपस में बराबर भी हैं इस फॉर्म में, और यदि ये बराबर हैं तो फिर मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? नेसेसरी कंडीशन कहती है कि कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, मैंने कहा कि मेरा मान लीजिए फंक्शन एनालिटिक है, मैंने मान लिया फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है। यदि फंक्शन एनालिटिक है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक, यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये मेरा ux है, ये uxy है और ये vxy है। क्लियर? तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल लूं मैं इससे, और ये डेल u अपॉन डेल वाई, क्योंकि ये फंक्शन u किसका है, एक्स वाई का फंक्शन है, जैसे आप लोगों ने अभी इक्वेशन के स्टार्ट में ही मैंने दिखाया था जेड स्क्वायर रख के, तो इस तरीके से फंक्शन होगा। तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल सकते हैं इजीली। ठीक, इसी तरीके से आप डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं। क्लियर? अब जरा देखिए मुझे क्या निकालना है, मैं निकालना चाहता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि मैं यहां से डेल वाई अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालना चाहता हूं, क्यों? डेल वाई अपॉन डेल एक्स आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रवणता। क्या है ये? प्रवणता, याद है, स्लोप, ढाल। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए। तो ये निकालने के लिए आपको जाना कहां है, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालिए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स और अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू यू इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू बी इक्वल टू, ये क्या होने वाला है जरा गौर से देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स और अपॉन में डेल यू अपॉन डेल वाई और इनटू में क्या आने वाला है, डेल वी अपॉन डेल वाई। जरा गौर से देखिए, अब मैं सारे के सारे बी के फॉर्म में लिखे दे रहा हूं। डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी अपॉन डेल वाई के इनटू, क्लियर, डेल वी अपॉन डेल एक्स को उसी तरह रखते हैं। क्लियर, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स इनटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, क्या आ गया, -1। यानी ये दोनों स्लोप कैसे हैं, यानी यम यू और इंटू यम बी कैसे आए, -1। यानी ये एक दूसरे को कैसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे हो जाते हैं। यदि आपका फंक्शन एनालिटिक है, if your function is simply analytic, then we can say that u and v are orthogonally intersect with each other। और इस कंडीशन को आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और बहुत अच्छी तरीके से देखा है। कहां पे देखा है, याद है आप लोगों को? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा है दो फंक्शन इस तरीके के देखे थे, एक फाई और दूसरा साई। ये फाई क्या था, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो ये क्या है, ये सब के सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसका यूज होता है। ये क्या था, मेरा स्ट्रीम फंक्शन था। क्या था, स्ट्रीम फंक्शन था। और यदि ये इस तरीके से मेरे पास दो फंक्शन थे तो वो इसी कॉची रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, और वो दोनों, इन दोनों का आपने स्लोप भी निकाला होगा, तो कैसे हो रहे थे, आपस में कैसे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये तो आपने इस तरीके का फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा है। कहां देखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसी तरीके का यही सेम फंक्शन अलग अलग जगह पे, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इक्विपोटेंशियल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन शो करते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं यदि हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट में ये आइसोथर्मल लाइंस, क्या आइसोथर्मल लाइंस को दिखाता है, और ये हीट फ्लो लाइन को दिखाने लगता है। क्या दिखाता है, हीट फ्लो लाइन। तो ये जितना आपने पढ़ा इसका क्या है, बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन मिलता है आपको हर एक जगह पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हीट में, ये इवन ग्रेविटेशंस में भी।
ठीक है। ग्रेविटेशन में भी जब भी आप ग्रेविटी का केस सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी इक्विपोटेंशियल लाइन और फोर्स लाइंस को आप इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि फंक्शन कैसा है, आपका ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, और एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन आपने देख ली। अब एक चीज याद करिए, जब आपने इस तरीके से फाई एक्स वाई डिफाइन किया था, ठीक, और इसी तरीके से आपका साई एक्स वाई डिफाइन किया था, तो एक कंडीशन और आई थी कि यदि इस केवल इसके लिए देखा था कि यदि इफ फ्लो इज इररोटेशनल, इफ फ्लो इज इररोटेशनल, यदि आपका फ्लो कैसा है, इररोटेशनल है, तो फिर क्या हो रहा था, जरा गौर से देखिएगा। आपने ये साबित किया था कि डेल स्क्वायर यू प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आप लेके आए थे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। कहां से लेके आए थे? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सिंपली कह रही थी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। लेकिन आपने u को किसके फॉर्म में रखा था? u बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और b बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, इस तरीके से आपने रख दिया था यहाँ पे u और b की जगह। तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। तो निश्चित तौर पे बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर कि यदि आपका फंक्शन कैसा है, आपने एनालिटिक साबित कर दिया, यदि आपने फंक्शन को एनालिटिक साबित कर दिया तो वो इस तरीके की इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे। यानी आपके यदि u v है तो ये u और इसी तरीके से डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी 0 को साबित करेंगे। और ये इस कंडीशन को यदि साबित करते हैं कोई, तो उन्हें कहते हैं होमोलिटिक फंक्शन। क्या कहा जाता है? होमोलिटिक फंक्शन भी कहा जा सकता है। कैसे? होमोलिटिक कंडीशंस भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोलिटिक। ये कैसी इक्वेशंस थी? ये लाप्लास इक्वेशन कहलाती थी। क्या कह रही थी? लाप्लास इक्वेशन। क्लियर? ठीक। तो लाप्लास इक्वेशन को भी ये क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, यानी होमोमॉर्फिक कंडीशन या होमोलिटिक कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। यानी क्या क्या आपको पता चलता है कि यदि आपका फंक्शन एनालिटिक है, ठीक, तो आपको क्या क्या पता चल गया कि यदि फंक्शन, आपने ये साबित कर दिया कि फंक्शन एनालिटिक है। यदि आपको ये कह दिया जाए कि इफ फंक्शन इज एनालिटिक, इफ फंक्शन इज एनालिटिक, जैसे ही किसी ने ये कहा कि फंक्शन एनालिटिक है तो आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। और जैसे ही इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो x और y है, इनका जो स्लोप बनेगा वो कैसा होगा? ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। और क्या होगा? ये आपके डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी होमोलिटिक कंडीशन को भी क्या करेंगे? सेटिस्फाई कर देते हैं। क्लियर? इस तरीके से। क्लियर? इतनी चीजें आप इजीली बता सकते हैं किसी को। क्लियर? तो यदि आपको यह पता है कि आपका फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची-रीमन इक्वेशन, ऑर्थोगोनलिटी और होमोलिटिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कराया जा सकता है। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं कि चलिए ये तो हो गया, आप इससे भी क्वेश्चंस आपके बन ही जाते हैं। ठीक है कि ऑर्थोगोनलिटी को टेस्ट करने का भी काम करा सकता है फंक्शन दे करके, ये सारी चीजें। ठीक। अब इसमें और जो चीजें बनती हैं उसमें बनता है कि आपको कहा जाता है कि आपको कोई एक पार्ट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दूसरा पार्ट बताइए। यानी तो 4 केस बनते हैं। एक तो ये केस बनेगा कि आपको इफ u इज गिवन, u गिवन है और आपसे कहा जाएगा w गेन करो। दूसरा केस बन सकता है कि आपको b गिवन कर दिया जाए और कहा जाए w गेन करो। तीसरा केस बन सकता है कि आपको u प्लस v गिवन किया जाएगा, क्या गिवन कर दिया जाए और कह दिया जाए आपको w बताइए। W किसके टर्म में बताना है? fz के टर्म में, यानी W बराबर क्या? fz, यानी z के टर्म में आपको बताना है। क्लियर? और या फिर u माइनस v गिवन कर दिया जाए और आपको कहा जाए W बताइए। तो अब बात करते हैं 2 केस की। पहले 2 केसों की बात कर लेते हैं एक साथ। कौन कौन से केस? केस फर्स्ट,
में मैंने क्या कहा, और केस सेकेंड, यानी जब आपको या तो u गिवन हो या आपको v गिवन हो, और आपको क्या पूछ रहा हो, u गिवन हो या v गिवन हो, और आपको पूछ रहा हो w, क्या पूछ रहा हो, w अभी किस टर्म में, fz के टर्म में। यदि आपको वैल्यूज गेन करनी है तो फिर आप थॉमस मिलने थॉमस मेथड का यूज करने वाले। किस तरीके से यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको u गिवन है, क्या कहा है उसने, u गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि यदि u गिवन है तो आप डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू गेन कर लीजिए। क्लियर। जैसे ही आपने ये वैल्यूज गेन की, अब आपको पता है कि जो आपका w है यानी जो आपका fz है वो क्या है, u प्लस आई वाई, इसी फॉर्म में तो है। क्लियर। तो इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको कर दीजिए डेल u अपॉन डेल x प्लस आई डेल v अपॉन डेल x। क्लियर। जो ये आपका डेल v अपॉन डेल x है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आपको पता है कॉची रीमन इक्वेशन क्या कहती है कि डेल u अपॉन डेल x, सॉरी डेल u अपॉन डेल y बराबर होता है माइनस के डेल v अपॉन डेल x। क्या कहते हैं कॉची रीमन इक्वेशन, कि ये डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस के डेल v अपॉन डेल x। क्लियर। तो अब आप जरा चेक करिए कि जैसे ही आपको यहां से आपको क्या हटाना है, ये डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू नहीं पता, तो आप उसकी जगह ये कंडीशन को यूज कर दीजिए। तो एफ डैश जेड आपका क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस आई। ठीक है, क्लियर। और डेल v अपॉन डेल x की जगह मैं यूज कर रहा हूं ये डेल u अपॉन डेल y, तो क्या हो जाएगा, साइन ये कैसा आ जाएगा, माइनस का, माइनस डेल u अपॉन डेल y। क्लियर। पहला स्टेप डेल u अपॉन डेल x हो गया। क्या करिए, कैलकुलेट करिए, fz को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और जो वैल्यू अननोन हो उसको क्या कर दीजिए, कॉची रीमन इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर लीजिए। जो इक्वेशन आपको ये गिवन हो, जो इक्वेशन अब आपको ऑब्टेन होने वाली है पहली इक्वेशन, इसमें क्या करिए कि x बराबर z और y बराबर 0 रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए, पुट x बराबर z y बराबर 0 इन इक्वेशन 1। क्या करना है, x की जहां जहां x मिले आपको इस इक्वेशन में वहां पे z रख दीजिए, और जहां जहां y मिले उसे 0 कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, जो आपको अब इक्वेशन मिलेगी f डैश z इक्वल टू जो भी यहां पे आपको इक्वेशन मिलने वाली है उस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको fz मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको fz मिल जाएगा, यानी fz मिलेगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ही आपको fz मिलेगा यानी w मिल जाएगा। क्लियर। ये कब होगा, जब आपको डायरेक्टली z के टर्म में वैल्यू बतानी हो, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर। अभी एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, इसी तरीके से दूसरा केस में यदि v गिवन है, u नहीं आपको पता, तो जैसे ही v गिवन हो तो आप क्या कर दीजिए, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू गेन कर लीजिए। क्लियर। आपको fz पता है, fz क्या है आपके पास, डेल u प्लस आई वी, तो जैसे ही आपको fz पता है तो इसका क्या करना है, उसी सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई कर दिए, इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल u अपॉन डेल x प्लस आई डेल v अपॉन डेल x। आपको यहां से डेल v अपॉन डेल x तो पता है, अब आपको डेल u अपॉन डेल x नहीं पता, तो जैसे ही डेल u अपॉन डेल x नहीं पता तो डेल u अपॉन डेल x को कॉची रीमन इक्वेशन की हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल y, यानी f डैश z इक्वल टू सिंपली लिख दीजिए डेल v अपॉन डेल y प्लस आई डेल v अपॉन डेल x। अब आपको डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y दोनों वैल्यूज पता है, तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिलेगी आपको क्या करना है, पुट कर देना है x बराबर z और y बराबर 0 इन इक्वेशन 1, और जो इक्वेशन आपको यहाँ f डैश z में मिलेगी उसको क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है, और क्या मिल जाएगा आपको fz कुछ c के टर्म में मिल जाएगा। क्लियर।
इन मेथड्स का यूज कब करना है, जब आपको वैल्यूज किसके डायरेक्ट जेड के टर्म में गिवन करनी हो। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है कि आपको गिवन है फाइव। क्या गिवन कर दिया उसने, फाइव इक्वल टू 3x² y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू में क्या है, साई। ठीक है, आपको ये साई गेन करना है। मैंने क्या कहा था कि यदि आपसे दो क्वेश्चन हो सकते थे, या तो आपसे डब्ल्यू पूछता वो भी डायरेक्टली एफजेड के टर्म में, ठीक, आपको सीधे या तो निकालना पड़ेगा डब्ल्यू एफजेड के टर्म में, ठीक, या फिर आपसे कहते हैं कि फाइव गिवन है, आपको साई बताना है। यानी फाइव क्या, सिंपली यानी फाइव को यहां और यू और वी को साई मान लीजिए। क्लियर। तो दो तरीके की कंडीशंस पॉसिबल हैं। यदि आपको फाइव गिवन है 3x² माइनस वाई क्यूब, तो दो क्वेश्चन हो सकते थे, या तो वो आपसे साई पूछ लेगा, यानी आपको रियल पार्ट दे रखा है, कह देगा इमेजिनरी पार्ट बताओ, या फिर कह देगा कि आपका फंक्शन क्या होगा डायरेक्टली इन जेड। यदि आपको फंक्शन पूछ रखा है तो आप इस केस फर्स्ट और केस सेकंड में जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे जरा देखिए कि आपको फाइव गिवन है, तो मैंने कहा आप सबसे पहले डेल फाइव अपॉन डेल एक्स गेन करिए। तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना, 2 तिहाई 6x y, और ये क्या हो जाएगा 0। y का तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। क्लियर। वहीं दूसरी तरफ आप दूसरा क्या करना है, डेल फाइव इक्वल टू डेल फाइव इक्वल टू डेल y निकाल लीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3y²। क्लियर। y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कैसा होगा, कांस्टेंट, यानी ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x² कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, 3x², y का करिए 3y²। क्लियर। ठीक, जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलती है तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो मेरा एफजेड होगा वो होगा निश्चित तौर पे 5 प्लस आई साई। क्लियर। फिर इसको क्या कर दीजिए, मैंने कहा कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। मुझे डेल फाइव अपॉन डेल एक्स तो पता है लेकिन डेल साई अपॉन डेल एक्स नहीं पता है, यानी ये वैल्यूज मुझे क्या करनी है, हटानी है। तो यानी मुझे ये इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। u क्या है, फाई है, और ये v क्या है, साई है। क्लियर। तो यही आपको ये डेल साई अपॉन डेल एक्स तो ये रिमूव कराना है। तो f डैश जेड इक्वल टू सिंपली क्या बन जाएगा आपका, डेल साई अपॉन डेल एक्स तो रहेगा माइनस के i, और यहां पे आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल y। क्लियर। अब आपको ये डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स दोनों पता है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो f डैश जेड इक्वल टू सिंपली क्या करना है, डेल साई अपॉन डेल एक्स यानी 6xy, क्लियर, माइनस आई डेल फाइव अपॉन डेल वाई यानी 3x² माइनस 3y²। क्लियर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन मिल गई। अब आपको मैंने क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप, जहां जहां x है वहां पे आपको z कर देना है, और जहां जहां y है वहां पे 0 रख दीजिए। तो इस इक्वेशन को चेंज करिए, तो जहां x है वहां पे मैंने z रख दिया, और जहां पे y है वहां पे मैंने 0 रख दिया। तो x की जगह z रखा, y की जगह 0, माइनस i, यहाँ 3x की जगह क्या रखना है, z² माइनस 3y की जगह रखना है 0। यानी f डैश जेड आपका सिंपली कन्वर्ट होके आ गया 0 माइनस आई 3z²। क्लियर। और कुछ बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा, तो सिंपली क्या बच जाएगा, माइनस के 3iz²। क्लियर। दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली fz आ जाएगा। ये माइनस के 3i क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, z का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, z³ अपॉन 3 प्लस c, यहां से 3 निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस के i z³ प्लस c। क्लियर। ये तो आपका आंसर डायरेक्ट किसके फॉर्म में आएगा, z के फॉर्म में आएगा।
अब मैं आपको डायरेक्टली एक तरीका बताता हूं साई कैसे गेन करेंगे। तो साई को आप इस तरीके से लिखिए, डी साई इक्वल टू, परफेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साई का, क्या कर रहे हैं, परफेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं मैं साई का, तो मैं कैसे करूंगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। क्या मैं ये कर सकता हूं, जरा देखते हैं इसको। अब मुझे लेकिन क्या, मुझे फाई पता है, यानी डेल फाई अपॉन डेल एक्स पता है और डेल फाई अपॉन डेल वाई पता था। क्लियर, मुझे क्या पता था, क्या आया था, डेल फाई अपॉन, ये आया था आपका 6xy और ये आया था 3x² माइनस 3y²। आपको ये दोनों वैल्यूज पता है, तो आप क्या करिए कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स। क्लियर, सॉरी, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स, और वहीं पे आप डेल साई अपॉन डेल वाई की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन ये, यानी डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। क्लियर, ये आ जाएगा, ये वैल्यूज आप डाल दिए सीधे, तो डेल साई अपॉन डेल ये कितना है, 3x² माइनस 3y² इंटू डी एक्स माइनस आपके पास डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या है, 6xy इंटू डी वाई। क्लियर, और ये आपका है डी साई। आपको क्या चाहिए, साई चाहिए ना, सिंपली हमको क्या चाहिए, साई चाहिए ना। तो मुझे क्या करना है, अब जरा यहां से दिमाग लगाइएगा कि मुझे उल्टा कि ये वैल्यूज आई कब होंगी, ये वैल्यू डिफरेंशिएशन होके आई कब होंगी, यानी मुझे एक तरीके से इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है, यानी डी। मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिए, ठीक, उल्टा डी के फॉर्म में, क्योंकि ये जैसे ये इस फॉर्म में लिख देना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ये x के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, ध्यान दीजिएगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ होगा। क्लियर, तो ये क्या रहा होगा, जरा चेक करते हैं। चेक करिए क्या करना है हमें, ये कब आया होगा, अब ये सोचना होगा आपको कि ये कब आया होगा। यदि मैं x का डिफरेंशिएशन करूं, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करूं, तो क्या आ जाएगा 3x², ठीक, x के रिस्पेक्ट में, और ये 3y²। क्लियर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या यही आ जाएगा क्या, सिंपली इसी तरीके से इसको भी मैं लिखना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो रहा होगा y के रिस्पेक्ट में, यानी y के रिस्पेक्ट में ये कब आया होगा, जब यहां पे रहा होगा 3xy²। चेक करिए, ठीक है, उल्टा काम। अब यहां पे आपको d के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज लिख लेनी है। अब आपको सोचना है कि ये x के रिस्पेक्ट में है, तो x को जिस तरीके से किस x की ये फॉर्म कब आई होगी, 3x² x के रिस्पेक्ट में कब आया होगा, जब यहां पे x³ रहा होगा, और 3y² कब आया होगा, जब यहां पे x मल्टीप्लाई में रहा होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ होगा। इसी तरीके से ये 6xy कब आया होगा, जब यहां पे ये x तो अपनी जगह उसी तरीके से रहा होगा, ये 2 पीछे आया होगा, यानी 3, जरा इसका करिए किया होगा 3 दूना 6xy, इस तरीके से। तो अब यहां से आप इसको इजीली पूरे को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा आपका d, समझ लीजिए एक तरीके से बाहर हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3x² माइनस y², ठीक है, क्लियर, और माइनस के 3xy²। ये जो वैल्यू आपकी आती है, ये डायरेक्टली आपको किसमें मिल जाएगी, साई के टर्म में मिल जाएगी। किसके टर्म में मिल जाएगी, साई के टर्म में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस मेथड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं
टू गेट साई। इसी तरीके से यदि आपको ये साई गिवन होता तो आप इसको क्या लिखते, तब फाई को उसी तरीके से परफेक्ट डिफरेंशिएशन डी फाई करते और आप लिखते डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और आप तब ये सारी वैल्यूज किसके, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल वाई के टर्म में रिप्लेस कर देते और आप क्या हो जाता, आंसर आपको गेन हो जाता। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, जेड के टर्म में डायरेक्ट आंसर निकाल करके उसे सॉल्व करके एक बार चेक जरूर करिएगा कि आप फाई पाएंगे और फाई बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सिमिलर फॉर्म में होगा कि नहीं। थोड़ा सरल एग्जाम्पल लेकर करिएगा तो आपको और इजीली जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। या फिर एक और देख लेंगे अभी न्यूमेरिकल जो इजी करके तो देख लेंगे उसमें। ठीक है, तो ये तरीका है आपका क्या, केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए। ठीक है, तो अब आप इजीली गेन कर पाएंगे कि यदि आपको रियल पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट गेन करना क्या क्या ध्यान रखना है। एक, यदि आपको रियल पार्ट गिवन है तो आप इमेजिनरी गेन करना चाह रहे हैं, या आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है, ठीक है, और आप रियल पार्ट गेन करना चाह रहे हैं। यदि डायरेक्टली गेन करना है तो आपको क्या करना है, आपको यदि रियल पार्ट गिवन है यानी आपको क्या गिवन होगा, इसका मतलब आपको डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई गेन हो जाएगा, यानी आप डी साई यूज करेंगे और डी साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। क्लियर, इस तरीके से सिंपली, और इसको रिप्लेस कर देंगे कॉची रीमन इक्वेशन से। क्लियर, और सिंपली क्या कर देंगे, अपोजिट इंटीग्रेशन फंडा का यूज करके हम लोग साई को गेन कर लेंगे। वहीं इसका यदि अपोजिट आपको साई गिवन होता तो डेल साई अपॉन डेल एक्स पता चल जाएगा, डेल साई अपॉन डेल वाई पता चल जाएगा, तब आप डी फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी फाई, यानी डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई निकाल देंगे। ठीक, और उसमें आप कॉची रीमन इक्वेशन से इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर पूरा प्रोसीजर उसी तरीके से। ये आप करेंगे जब आपको डायरेक्टली साई या फाई निकालना हो तो ये मेथड आप तब अप्लाई करेंगे। वहीं यदि आपको डायरेक्टली जेड के फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो फिर आप कौन सा, केस फर्स्ट और केस सेकंड जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया वो कब यूज करेंगे, जब आपको डायरेक्टली W बराबर एफ जेड के टर्म में वैल्यू चाहिए तो आप उसका यूज करेंगे। क्लियर। ठीक है, अब केस थर्ड और केस फोर्थ की ओर चलते हैं। केस थर्ड और केस फोर्थ भी बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। केस थर्ड और केस फोर्थ क्या कहता है, केस थर्ड कि यदि आपको u प्लस वी गिवन हो, क्या गिवन है, u प्लस वी, या आपको u माइनस वी गिवन है, तब आप क्या करेंगे, और आपको चाहिए एफ जेड। क्या चाहिए आपको, आपका टारगेट ध्यान रखना एफ जेड है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा गिवन है तो आपको पता है, मुझे पता है एफ जेड बराबर मुझे पता है u प्लस आई वी होता है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, आई एफ जेड आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आई यू प्लस ये आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के v। क्लियर, और यदि मैं इसको जोड़ दूं, क्या कर दूं, सिंपली सम कर दे इसका, तो आई एफ जेड बन जाएगा। और ऐसे केस में जरा चेक करिए, ये 1 प्लस आई यू, सॉरी ये क्या बन जाएगा, u माइनस वी, u माइनस वी, और इमेजिनरी इमेजिनरी आपस में जाएगा तो ये i कॉमन हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा u प्लस वी। यही आपका टारगेट था। आपको क्या, या तो आपको u माइनस वी गिवन होगा या आपको u प्लस वी गिवन होगा। ये इतना प्रोसीजर दोनों के लिए सेम रहने वाला है, यानी एफ जेड बराबर u प्लस आई वी आपको करना है, फिर आई एफ जेड करना है, और ये आई यू प्लस सॉरी आई यू माइनस वी आएगा, और फिर आपका एफ जेड प्लस आई एफ जेड और u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ये आपका निश्चित तौर पे यहां तक का प्रोसीजर सेम रहेगा। क्लियर। अब आपको या तो u प्लस वी गिवन होगा या u माइनस वी गिवन होगा। अब यहां से केस बिल्कुल केस फर्स्ट केस सेकंड की तरह हो जाएंगे। जरा देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस आई जो एफ जेड है आपके पास, यहां पे एफ जेड कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये 1 प्लस आई इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल U से और इसको रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल V से।
यानी u बराबर u माइनस वी और v बराबर u प्लस वी, और यहां पे आप रिप्लेस कर लीजिए fz से इसको। अब जरा चेक करिए क्या आपका ये, आपको यदि क्या गिवन है, u प्लस वी गिवन है, यानी आपका केस 2 बन जाएगा क्या। यदि आपको u प्लस वी गिवन है यानी ये इक्वेशन गिवन है, तो आपका क्या सीधे केस 2 बन जाएगा। यानी इसको अब सिंपली आप कि आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है, आप सिंपली क्या करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर लेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और आप किसकी वैल्यू गेन कर लेंगे, एफजेड की वैल्यू गेन कर लेंगे। किसकी वैल्यू गेन करेंगे, आपको एफजेड की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही एफजेड की वैल्यू मिलेगी, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट तो एफजेड गेन करना है। यानी आप एफजेड जो आपको मिलेगा यहां से, उसमें 1 प्लस आई से डिवाइड मार देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। यदि u माइनस वी गिवन होगा यानी आपको यहाँ पे क्या रियल पार्ट गिवन हो जाएगा, यानी u, तो डेल u अपॉन डेल एक्स वही, और डेल u अपॉन डेल वाई करेंगे और ये केस फर्स्ट की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास है। क्लियर, ठीक, ये u माइनस वी गिवन है आपको। तो मैंने कहा कि आपको करना क्या है, आपको ये मान के चलना है कि fz बराबर u प्लस आई वी। ठीक है, तो आई एफ जेड करेंगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है, आई यू माइनस वी, और जब इसे करेंगे तो 1 प्लस आई एफ जेड, और यहां से आ जाएगा u माइनस वी, और ये प्लस ये i कॉमन हो जाएगा तो u प्लस वी। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको u माइनस वी पता है। ठीक है, आप इसको पूरे को u, इसको v मान लीजिए और इसको पूरे को fz मान लीजिए, और आप केस बिल्कुल सिंपली किस तरीके से बना दीजिए, केस फर्स्ट की तरह ट्रीट करिए। तो मैंने कहा कि u पता है, तो जरा u, तो यहां से डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल लें और डेल u अपॉन डेल वाई निकाल लें। ठीक है, तो वहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन सिंपली क्या है, fz बराबर u प्लस आई वी। ठीक है, f कैपिटल fz इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए डेल u अपॉन डेल एक्स। क्या निकालना है, डेल u अपॉन डेल एक्स, ध्यान रखना है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स निकालने जा रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन है फंक्शन, तो एक को रोक दीजिए, दूसरे को सॉल्व कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y, और ये 0 हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको रोक लीजिए अब, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे तो सिंपली यहां से 1 और आगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, और ये 2, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, यदि 2 कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए इसी तरीके से। जब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक को रोक दीजिए x माइनस वाई, अब y के रिस्पेक्ट में करिए तो एक्स स्क्वायर 0, यहां पे क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा x। ठीक है, और y ये करेंगे तो ये 2y। क्लियर, ठीक, अब एक में इसको रोक दीजिए 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -1। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा x माइनस वाई, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो ये 2x प्लस वाई, और ये माइनस के हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, आपको इस वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो बाकी मैं रफ किए दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां नोट कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y।
ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई, और ये 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं। अब आपको पता है कि आपका फंक्शन क्या था, एफ जेड इक्वल टू यू कैपिटल यू प्लस आई वी, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई आपको पता है। आपका नेक्स्ट टारगेट होता था कि आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक। डेल यू अपॉन डेल एक्स अपनी जगह ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, माइनस से, तो ये आपका आ जाए डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस के आई डेल यू अपॉन डेल वाई से, ठीक है। अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए, तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई कर दीजिए, तो यानी 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये आ गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, जहां जहां x है वहां z रख दीजिए और जहां y है वहां पे 0 कर दीजिए, तो आपका f डैश z क्या आ जाएगा, सिंपली जहां जहां x है वहां z रखते जाइए और जहां y है वहां पे 0, तो z माइनस 0 z प्लस 0 प्लस z स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 माइनस आई, यहां पे ये 2, ये क्या हो जाएगा z माइनस 0, और ये आ जाएगा 2z प्लस 0 प्लस z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 0, क्लियर। तो सिंपली क्या आ जाएगा 2z और ये z यानी 2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस आई, ये 2z और ये 2z यानी 2 to 4z स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर आई में, ठीक है। ये आई कैप यहां पे भी आएगा, ठीक है। और प्लस यहां पे z स्क्वायर आई कैप प्लस 4z आई कैप, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3z स्क्वायर और ये आई कैप पूरा कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आई कैप कॉमन होते ही ये तो 5z स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में 4z, ठीक है। क्या किया है, सॉरी 3z स्क्वायर, ठीक है, माइनस और ये प्लस, तो 3z स्क्वायर, वो भी किसके आएंगे माइनस के, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, इतना बचेगा। अब आपको सिंपली क्या करना होता है, अब आपको सिंपली कर देना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करके आप एफ जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन कर दीजिए 3z क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस आई, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा z क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4z स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये 2 से ये 2, ठीक है, और प्लस में c, यानी आपका एफ जेड आपको मिल गया। क्या मिल गया आपका, एफ जेड मिल गया, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू सिंपली आ गया आपका जेड क्यूब माइनस आई, और ये हो जाएगा जेड क्यूब माइनस जेड 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब आपको ये, लेकिन आपको कैपिटल एफ जेड नहीं चाहिए, आपको कौन सा चाहिए था, स्मॉल एफ जेड, तो सिंपली क्या था 1 प्लस आई इंटू एफ जेड को ही तो आपने एफ जेड लिख दिया था, तो बस यहां से आप एफ जेड निकाल सकते हैं। स्मॉल एफ जेड सिंपली आपका आ जाएगा जेड क्यूब माइनस आई जेड क्यूब माइनस 2z स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली इन जेड के फॉर्म में, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक